कहानी है एक छोटे से गांव की, जो कि पहाड़ों के दामन में आबाद था। गांव के लोग सादगी के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। वह सब खेतों में काम करते थे, मिलकर त्योहार मनाते थे। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था मोहन। मोहन एक सादा और साफ दिल किसान था, जो कि अपनी बीवी दीपा और बेटी जुगनू के साथ रहता था। तीनों के पास कुछ ज्यादा तो नहीं था, मगर मोहब्बत, उम्मीद और सब्र उनका सरमाया था। लो भाई, बहुत मस्ती हो गई। अब मैं जरा खेतों का चक्कर लगाऊं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ये कहकर मोहन खेतों की तरफ निकल जाता है और वो दोनों उसे अलविदा करने आती हैं। बाय पापा। फिर वह मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपने खेत में पहुंचता है और अपनी लहलहाती फसलों को देखकर कहता है, अरे वाह, इस बार तो किस्मत के दर खुल गए हैं। फसलें निहायत खूबसूरत और शादाब तरीके से बढ़ रही हैं। अगर मौसम इसी तरह मेहरबान रहा तो फिर तो सारी कसरें पूरी हो जाएंगी और मेहनत का सिला भरपूर मिलेगा। मोहन खुशी खुशी अपनी लहलहाती फसलों के दरमियान खड़ा था। इसी दौरान कच्चे रास्ते पर से गांव का डाकिया प्यारे लाल आता दिखाई दिया। वह हमेशा की तरह अपना बैग हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। प्यारे लाल, प्यारे लाल। मोहन ने उसे देखते ही आवाज लगाई, प्यारे लाल। अरे प्यारे लाल, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? क्या खबर लाए हो? मोहन भाई, खबरें कुछ अच्छी तो नहीं। शहर से ताजा इत्तलात मसऊल हुई है कि इस बरस की सर्दियां मामूल से कहीं बढ़कर सख्त और कठोर होंगी। बर्फबारी, यखबस्ता हवाओं का सिलसिला, लगातार बारिशें और आंधी तूफान अपने जोरों पर होंगे। यूं लगता है कि इस बार फसलें भी शदीद मुतासिर होंगी और काफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहन का दिल अचानक से डूब गया। जो फसलें चंद लम्हे पहले उसे खुशी दे रही थीं, अब उन पर खतरे का साया सा महसूस होने लगा। प्यारे लाल के अल्फाज मोहन के दिल में तीर की तरह उतरे। फिर वह धीरे से बोला, अगर मौसम वाकई इतना खराब होने वाला है तो मुझे अभी से कोई रास्ता निकालना होगा। प्यारे लाल ने हमदर्दी से कहा, मोहन भाई, मैं तो अपना फर्ज निभा के जा रहा हूँ। आप बस वक्त रहते कुछ तैयारी कर लीजिएगा। गांव वाले भी परेशान हैं, सब सोच और फिक्र में पड़े हैं। मोहन बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे लाल। खबर पहुंचाना भी एक बड़ी खिदमत है। चलिए, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर प्यारे लाल अपने रास्ते पर हो लिया और मोहन अपनी ही सोच में गुम फसलों के दरमियान खड़ा रह गया। मोहन खेतों से लौटकर सीधा गांव की चौपाल पर पहुंचा। वहां बैठे सब लोग चेहरों पर फिक्र लिए मौसम की बातें कर रहे थे। मौसम, सर्दी, बर्फबारी, फसलों का नुकसान। मोहन खामोशी से सुनता रहा। उसके दिल में भी हल्की सी घबराहट जागी, मगर घर वापसी पर उसके जहन में एक नई सोच उभरी। अगर मौसम फसलें बर्बाद कर रहा है तो क्यों न ऐसा काम किया जाए जो सर्दी और बर्फबारी से मुतासिर न हो। यही सब सोचते सोचते वह घर पहुंच जाता है। तभी दीपा मोहन की तरफ देखते हुए निहायत संजीदगी से कहती है, जूनू के पापा, सब लोग सर्दी से बचने के लिए राशन जमा करने का सोच रहे हैं। क्यों ना हम भी कुछ सामान इकट्ठा कर लें? सर्दियों के दिनों में यह हमारे बहुत काम आएगा। मोहन ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, तुम ठीक कहती हो। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। खैर, कुछ खाने को है, बहुत भूख लगी है।
जी आप बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। फिर वो तीनों मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने बिस्तरों में लेट जाते हैं। और मोहन भी अगले दिन की मंसूबा साझी करते करते नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह जब मोहन बेदार हुआ तो आसमान बदलियों से भरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और मौसम साफ बता रहा था कि सख्त सर्दी आने ही वाली है। मोहन ने अपनी बीवी की दी हुई थोड़ी सी बचत जेब में डाली और बाजार का रुख किया। बाजार में हर तरफ लोग सर्दियों का राशन खरीदने में मसरूफ थे, मगर मोहन की सोच कहीं और ही थी। उसने राशन खरीदने के बजाय सारा पैसा एक गधा खरीदने पर लगा दिया। रात गए जब वह गधा साथ लेकर घर पहुंचा तो उसकी बीवी हैरत और गुस्से से हैरान रह गई। वह गुस्से से बोली, सब लोग सर्दियों के लिए राशन जमा कर रहे हैं और तुम गधा ले आए? क्या पागल हो गए हो? हम सर्दियों में खाएंगे क्या और इस गधे को क्या खिलाएंगे? मोहन बड़े इत्मीनान से बोला, चुप रहो, मुझे वही करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, किसी को भी ये मत बताना कि हमने गधा खरीदा है। इसे अभी राज ही रहने दो। मोहन की बात सुनकर दीपा खामोश तो हो गई, मगर दिल ही दिल में फिक्र के बादल गहरे होने लगे। बाहर मौसम सर्द होता जा रहा था और घर में न राशन था न ही गधे के लिए चारा। उधर मोहन अपने मंसूबे में पुरएतिमाद था, जैसे उसे आने वाले वक्त की पूरी खबर हो। अगली सुबह मुंह अंधेरे मोहन जल्दी उठा, गद्दे को साथ लिया और बिना कुछ बताए घर से निकल गया। दीपा दरवाजे में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, दिल में सोचती रही, आखिर मोहन कर क्या आ रहा है। दूसरी तरफ मोहन के चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद था। वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अभी वक्त नहीं है राज खोलने का, बस कुछ दिन गुजर जाए फिर देखना। और यूं वह गधे के साथ धीरे धीरे सुबह की धुंध में गायब हो गया। जंगल पहुंचते ही मोहन ने गधे को एक दरख्त के साथ बांधा और खुद लकड़ियां काटने में लग गए। मौसम ठंडा था, मगर वह बगैर रुके मुसलसल काम करता रहा। और फिर जब अंधेरा गहरा हो गया तब मोहन ने लकड़ियां गधे पर लादे और खामोशी से वापसी का रुख किया। रातें सर्द हो गई थी। घर पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा छा चुका था, मगर मोहन मुतमिन था। उसने लकड़ियों का गट्ठा संभालकर अंदर वाले कमरे में रखा। फिर उसने खामोशी से खाना खाया और अपने बिस्तर में सोने के लिए लेट गया। बस फिर क्या था, मोहन हर रोज मुंह अंधेरे उठता गधे को साथ लेकर जंगल जाता और शाम ढलने तक मुसलसल लकड़ियां काटता रहता। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। उधर मौसम ने भी अचानक करवट ली। बारिशों का आगाज हुआ और सर्दी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव जमाना शुरू कर दिए। आसमान कई रोज तक नहीं खुला। खेतों की मिट्टी बारिशों से चिकनी हो गई और तमाम फसलें तबाह हो गई। लोगों के चेहरों पर फिक्र और बेबसी साफ झलकने लगी। फिर वह दिन भी आया जब सर्दियां वाकई शुरू हो गई। और यह सर्दियां आम न थी। कड़ाके की ठंड, जमा देने वाली हवाओं के झोंकों और बर्फबारी ने गांव वालों की जिंदगी मुंजमद करके रख दी। दूसरी जानिब मोहन ने कमाल की दानाई और गैर मामूली होशियारी से काम लेते हुए गांव के रईस से कुछ रकम उधार हासिल की। उसने चंद मजदूर अपने गहर पर लगवाकर मकान के साथ एक कशादा लकड़ियों का गोदाम और अपने गधे के लिए अलहदा छप्पर तैयार करवा लिया। बाकी बची हुई रकम से गहर के लिए मुनासिब मिकदार में राशन भी खरीद लिया। यूं अब न उसे ईंधन की फिक्र रही और न ही खुराक की कमी का अंदेशा। मगर जैसे जैसे सर्दी ने जोर पकड़ा और हवा के बर्फीले झोंकों ने लोगों के दिल व दिमाग सुन कर दिए, गांव के लोग लकड़ियों की तलाश में दर दर भटकने लगे।
तब मोहन ने बड़ी फरासत से अपना जमा किया हुआ जखीरा बाहर निकाल और उसे महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। लोग मिन्नतें करते, मोहन भाई, कुछ तो खुदा तरसी करो, जरा कीमत कम कर दो। बच्चों को ठंड लगने का अंदेशा है, बीमार न पड़ जाए। इसी मजबूरी के बायस हम लकड़ियां खरीदने आए हैं, वरना जंगल में तो लकड़ियों की कमी नहीं। मोहन बोला, कमी नहीं तो जाकर ले आओ। मैंने कब तुम्हारे हाथ रोक रखे हैं? जाओ जंगल से ले आओ। यह सुनकर साथ खड़े करमो चाचा तड़प उठे और बोले, इतने शदीद सर्दी और बर्फबारी में कौन जंगल जाएगा? इसीलिए तो तुमसे खरीद रहे हैं, मगर तुम्हारी कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। मगर मोहन पर इस बात का जरा बराबर भी असर न हुआ। उसकी संग दिल्ली और लालच देखकर गांव वालों के दिल उससे उचाट हो गए। यूं लोगों के पास कोई चारा न रहा। आखिरकार सबको मोहन की मुकर्रर करदा भारी कीमत चुकानी पड़ी। दीपा ने कोशिश की कि वह उसे समझाए कि हम सब गांव वाले एक दूसरे के हमदर्द हैं, अपने हमसायों के साथ ऐसा सलूक न करो, मगर वह कुछ भी समझने को तैयार न था। और इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। लेकिन एक दिन जब मोहन गांव से बाहर था, शायद किस्मत उसे दूर ले गई थी, और उधर गांव में आसमान ने खामोशी से रंग बदलना शुरू किया। तेज हवाएं चलने लगी, बादल आसमान पर पूरी तरह छा गए, और फिर एक जोरदार कड़ाका। बिजली सीधी मोहन के गोदाम में रखी लकड़ियों पर आ गई। खुश्क लकड़ियां थीं। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। गांव वाले दूर खड़े बस देखते रह गए। किसी ने आग बुझाने की कोशिश न की। सबके चेहरों पर वही एहसास था, जिस एहसास का सामना उन्होंने उस वक्त किया था जब मोहन ने उन्हें लकड़ियां महंगी बेची थीं। शाम तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मोहन लौटा, जला हुआ गोदाम देखा और फूट कर रो पड़ा। उसकी बीवी दीपा भी रो पड़ी और टूटी हुई आवाज में बोली, मोहन, जो बोया जाता है आखिर में वही काटना पड़ता है। ये अल्फाज तीर की तरह मोहन के दिल में उतर गए। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। गोदाम की जगह अब राख फैली थी, लेकिन असल राख लकड़ियों की न थी। असल में वह उसके गुरूर, खुद गर्जी और बेरहमी की थी। तो साथियों, कभी ना भूलना, जो बोया जाता है वही काटा जाता है, फिर चाहे वह बीज नेकी का हो या खुद